नमस्कार बच्चों, मैं हूं सरिता चौधरी। राजस्थान सरकार व वेदांता के CSI इनिशिएटिव ई कक्षा जिसका टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान है, आप सभी का स्वागत करती हूं। बच्चों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस में सेक्शन बी की 4th यूनिट का फर्स्ट चैप्टर भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं और गुटनिरपेक्षता। इससे पहले के दो वीडियो में हम लोगों ने भारत की विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांत यानी प्रमुख विशेषताएं और बदलते हुए आयाम के बारे में अध्ययन किया। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गुटनिरपेक्षता आंदोलन के बारे में। देखो बच्चों, भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता है गुटनिरपेक्षता, और इसे हम लोग सेपरेट इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यह हमारी विदेश नीति को एक नवीन दिशा देता है, आधार देता है। ठीक है, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं गुटनिरपेक्षता आंदोलन, जिसे हम लोग नाम के नाम से भी जानते हैं या नॉन अलाइड मूवमेंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, गुटनिरपेक्षता यानी गुटों से निरपेक्ष रहने की नीति। ठीक है, अब भारत की विदेश नीति का अनुपालन इस प्रकार से किया गया कि वह किसी भी वैश्विक सैनिक गुट के अंतर्गत शामिल नहीं हो और निरपेक्ष रहकर अपनी विदेश नीति का अनुपालन करे। यानी गुटनिरपेक्षता एक ऐसी नीति है, सिद्धांत है या आंदोलन है जो हमारी विदेश नीति को स्पष्ट करता है, उसे आधार प्रदान करता है। और इस नीति के द्वारा विश्व राजनीति से स्वतंत्र रहकर भारत अपनी वैदेशिक नीति का अनुपालन करता है, उसका अनुगमन करता है, फॉलो करता है। इस प्रकार से यह नीति अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का निरपेक्ष, पूर्वाग्रह रहित, स्वतंत्र आंकलन कर वस्तुनिष्ठ निर्णय पर बल देती है। यानी पहले से निर्धारित की गई किसी भी बात का समर्थन न करते हुए, उसे न अपनाते हुए भारत ने अपने विदेश नीति के लक्ष्य स्वयं तय किए हैं, स्वयं निर्धारित किए हैं और उनका अनुपालन किया है। उनमें से प्रमुख नीति है गुटनिरपेक्षता की नीति। इस तरह से जो शीत युद्ध कालीन जो गुटीय राजनीति थी या गुटीय जो नीति थी, उससे विलग रहकर, उससे स्वतंत्र रहकर अपनी नीति के अनुपालन करने का जो स्तर था वह गुटनिरपेक्षता की नीति कहलाता है। अब इस नीति के माध्यम से हम यह नहीं कह सकते कि भारत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से तटस्थता अपनाता है या उदासीनता अपनाता है। यानी गुटनिरपेक्षता की नीति उदासीनता या तटस्थता की नीति नहीं है, अपितु स्वतंत्र निरपेक्ष नीति है जो सक्रिय रूप से, सार्थक रूप से विश्व राजनीति में अपना योगदान प्रदान करती है। और बात करें कि गुटनिरपेक्षता की नीति क्या है या इसे किस रूप में परिभाषित करें, तब हम लोग कहेंगे कि विश्व के गुटों से विलग रहकर यानी अलग रहकर स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करने की नीति गुटनिरपेक्षता की नीति है, जिसका उद्देश्य संप्रभु राष्ट्रों की समानता, उनकी संप्रभुता और अखंडता की सुरक्षा करना है, ताकि कोई भी गुट, चाहे वह साम्यवादी हो चाहे वह पूंजीवादी हो, किसी भी प्रकार का दबाव किसी देश पर नहीं बनाए। इस स्थिति से बचने के लिए, इस तनाव से बचने के लिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुपालन किया। पंडित नेहरू गुटनिरपेक्षता की नीति को अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यदि स्वतंत्रता का हनन और न्याय की हत्या होती है अथवा कहीं आक्रमण होता है तो वहां हम न तो आज तटस्थ रह सकते हैं और न ही भविष्य में तटस्थ रहेंगे। यानी जब किसी देश के साथ अन्याय होगा या अन्याय की स्थितियां होगी, आक्रमणकारी स्थितियां होगी, तब हम तटस्थ नहीं रहेंगे, अपितु सक्रिय रहकर विश्व राजनीति के अंतर्गत अपना सक्रिय योगदान देंगे, सक्रिय भूमिका निभाएंगे और ऐसी स्थितियों का सदा सर्वदा विरोध करेंगे। इस प्रकार से गुटनिरपेक्षता गुटों से विलग रहने की एक ऐसी नीति है जिसके अंतर्गत राष्ट्र अपनी विदेश नीति का स्वतंत्रता पूर्वक संचालन करता है। अब हम लोग जानते हैं गुटनिरपेक्षता नीति का या गुटनिरपेक्षता आंदोलन का प्रारंभ कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ। जब देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूरा विश्व दो गुटों में विभाजित था, एक पूंजीवाद और दूसरा साम्यवाद। पूंजीवाद का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और साम्यवाद का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। उसी समय भारत एशिया और अफ्रीका के कई देशों के साथ
आज़ाद होता है यानी स्वतंत्र होता है और वह तय करता है निरपेक्ष रहकर अपनी वैदेशिक नीति का संचालन करेगा, यानी वह किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। ठीक है, अब इस गुटनिरपेक्षता आंदोलन की स्थापना कैसे हुई, इस समूह की स्थापना कैसे हुई? देखो, इसकी स्थापना का श्रेय जाता है भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, युगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टिटो और मिस्र के राष्ट्रपति जमाल अब्दुल नासिर को। उनका सहयोग दिया घाना के प्रधानमंत्री वाने एनक्रुमा ने और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो ने। लेकिन जब भी पूछा जाता है कि गुटनिरपेक्षता आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो उस स्थिति के अंतर्गत हम लोग बोलेंगे पंडित नेहरू, टिटो और नासिर। इन तीनों का प्रमुख योगदान इस आंदोलन की स्थापना करने के अंतर्गत है। अब इसकी विधिवत स्थापना के अंतर्गत जो सम्मेलन था उसका बीजारोपण हुआ 1955 में और वह सम्मेलन था बांडुंग सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? बांडुंग सम्मेलन। इसके पश्चात युगोस्लाविया के बेलग्रेड में 1961 में 25 विकासशील देशों का एक सम्मेलन हुआ और गुटनिरपेक्षता आंदोलन की विधिवत स्थापना हुई। 1983 में नई दिल्ली में नाम यानी नॉन अलाइज मूवमेंट यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 7वां शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया। कब किया? 1983 में। कहाँ? नई दिल्ली में। और कौन सा? 7वां शिखर सम्मेलन। और अभी लेटेस्ट में इसका 18वां शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया है। लेकिन इस सम्मेलन का आयोजन कैसे किया गया है? वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा किया है, जिसमें 120 देशों ने भाग लिया और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उन्हें संबोधित किया 4 मई 2020 को, क्योंकि कोविड-19 के कारण इस सम्मेलन का आयोजन वर्चुअली किया गया। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का बीजारोपण कब से हुआ, तो हम लोग कहेंगे 1955 के बांडुंग सम्मेलन से। इसकी स्थापना कब हुई? 1961 में। कौन से सम्मेलन? बेलग्रेड सम्मेलन से। भारत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कौन से शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो 7वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कब किया गया? 1983 में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। और अभी हाल ही में इसके कौन से शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? 18वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है 4 मई 2020 को। कितने देशों ने भाग लिया? 120 देशों ने भाग लिया। किसने संबोधित किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। और किस रूप में हुआ? यह वर्चुअली हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ। अब हम लोग जानते हैं कि भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता को अपनाने के कौन कौन से कारण हैं। तो सबसे पहला कारण तो है प्रारंभिक नेतृत्व की गुटनिरपेक्षता के अंतर्गत अटूट आस्था और विश्वास, जिसके कारण गुटनिरपेक्षता को भारतीय विदेश नीति के अंतर्गत अपनाया गया। और न केवल अपनाया, अपितु आधारभूत सिद्धांतों के रूप में इसे अपनाया। दूसरा था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और विविधतापूर्ण या बहुलतावादी जो संस्कृति है, उस संस्कृति का अनुकूल जो कोई तत्व दिखाई देता है तो वह गुटनिरपेक्षता है, न कि साम्यवाद और पूंजीवाद। इसलिए इस नीति को भारतीय विदेश नीति के अंतर्गत अपनाया गया। तीसरा है, भारत चाहता था कि आज़ादी के बाद वह दोनों देशों के साथ समान संबंधों की स्थापना करे, ताकि यह नन्हा भारत, नवोदित भारत अपना आर्थिक विकास कर सके और दोनों गुटों से समान संबंध स्थापित करते हुए दोनों गुटों से लाभ प्राप्त कर सके, दोनों गुटों के साथ आर्थिक संबंधों की स्थापना कर सके। इसी के साथ भारत यह भी चाहता था कि वह किसी एक गुट में जब शामिल हो जाएगा तो दूसरे गुट के साथ में उसके संबंध तनावपूर्ण हो जाएंगे। तो इसलिए उसने यह तय किया कि गुटनिरपेक्षता को अपनाया जाएगा और दोनों गुटों के मध्य बीच का रास्ता तय किया जाएगा, ताकि तनावपूर्ण संबंध नहीं हो। इसी प्रकार से भारत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वतंत्र नीति का अनुपालन करना चाहता था, जिसके कारण भी गुटनिरपेक्षता को उसने अपनाया। और भारत यह मानता है कि भारत की सामाजिक, सामरिक, भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मांगों के अनुरूप यह नीति है। कौन सी नीति? गुटनिरपेक्षता की नीति। इन सभी कारणों से प्रेरित होकर भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनी विदेश नीति के अंतर्गत आधारभूत रूप में स्वीकार किया। यहाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है बच्चों, पूछा जा सकता है कि भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता को अपनाने के महत्वपूर्ण कारण कौन कौन से हैं। तो हम इन 6 कारणों का उल्लेख कर देंगे।
नेक्स्ट है, गुटनिरपेक्षता आंदोलन की प्रासंगिकता क्या है वर्तमान समय में। और अनेक बार इस पर प्रश्न बनता है कि अब तो क्या हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया, एक ध्रुवीय विश्व हो गया है, तो अब गुटों से विलग रहने की बात ही नहीं है। जब गुट ही नहीं है तो उनमें सम्मिलन होना और विलग होने की स्थिति नहीं है, तो फिर गुटनिरपेक्षता की क्या सार्थकता है। तो इसकी प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए या बताइए। तो एक बहुत ही अच्छा आप लोगों का एक प्रश्न बनता है। तो बच्चों, गुटनिरपेक्षता नीति की जो वर्तमान समय में यदि प्रासंगिकता स्पष्ट करें तो सबसे पहले यह एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो नवोदित राष्ट्र हैं या जो विकासशील राष्ट्र हैं उनके लिए यह आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है उन देशों के लिए। कैसे? गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने उन देशों को स्वतंत्रता की प्रेरणा दी और जहां स्वतंत्रता आंदोलन संचालित किए जा रहे थे उनमें हवा देने का कार्य इस आंदोलन ने किया। इसी प्रकार से इस आंदोलन के माध्यम से, इस समूह के माध्यम से, संगठन के माध्यम से उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और रंगभेद की जो नीतियां कहीं अपनाई जा रही थी उनका भरसक विरोध किया और इन नीतियों की समाप्ति में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी प्रकार से गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रूप में इन नवोदित राष्ट्रों को, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो नवोदित राष्ट्र हैं उन्हें एक संयुक्त मंच मिल गया जहां वे अपनी आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों की चर्चा कर सकते हैं, सौहार्दपूर्ण स्थापना कर सकते हैं। तो एक संयुक्त मंच गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने उन्हें प्रदान किया, जिसके कारण ये सभी देश अपने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करते हुए एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक संबंध बढ़ाएं और अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना की तरफ आगे बढ़ पाएं, जिसमें महत्वपूर्ण है दक्षिण दक्षिण सहयोग, जो विकासशील देशों का एक महत्वपूर्ण संगठन है। दक्षिण दक्षिण सहयोग, जहां विकासशील देश अपने आर्थिक संबंधों को सुचारू रूप से संचालन करने का प्रयास करते हैं। तो यह गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता है, योगदान है किसके लिए? एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नव उदित यानी नई जिन्होंने आज़ादी प्राप्त की है, जो विकासशील देश हैं उनके लिए। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं और चुनौतियों की परिचर्चा का साझा मंच गुटनिरपेक्ष संगठन बन पाया है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन बन पाया है। इसके माध्यम से विभिन्न विकासशील देश महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चाएं करते हैं, उनके समाधान की चर्चाएं करते हैं और उनके समाधान की तलाश करते हैं, प्रयास करते हैं। जैसे कि मानवाधिकार का मुद्दा हो, विश्व व्यापार में गति प्रदान करने की बात हो, जलवायु परिवर्तन की बात हो, या संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार यानी सदस्यता के विस्तार की बात हो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत, या स्वास्थ्य समस्याएं, शिक्षा, पर्यावरण, प्रदूषण, आतंकवाद। और जैसे कि अभी जो 18वां शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया तो उसके अंतर्गत कोविड-19 के संदर्भ में बात की गई, चर्चा की गई और इस बात की विशेषता चर्चा की गई कि इस प्रकार की जब आपदाएं आ जाती हैं स्वास्थ्य संबंधी तो किस प्रकार से हम लोग मिलकर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। और इसी प्रकार के समूह के माध्यम से, संगठन के माध्यम से विभिन्न विकासशील देशों ने एक दूसरे को स्वास्थ्य सुविधाएं इस पैंडेमिक पीरियड में पहुँचाई भी है, मदद भी की है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान के लिए एक साझा मंच मिलता है और ऐसी ही अनेक समस्याओं की चर्चा परिचर्चा करने के लिए, उनके समाधान के प्रयास के लिए एक साझा मंच भी गुटनिरपेक्षता आंदोलन देता है। नेक्स्ट है, गरीब कमजोर राष्ट्रों की संप्रभुता की सुरक्षा का कवच भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन बनता है। होता क्या है कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और विघटन हो जाने के पश्चात अब संपूर्ण विश्व एक ध्रुवीय बन गया और वह ध्रुव कौन सा था? अमेरिका। अमेरिका का एक छत्र शासन स्थापित हो गया, अमेरिका महाशक्ति के रूप में स्थापित हो गया। इसके कारण वह नाटो के माध्यम से और अपने सैनिकों के माध्यम से विभिन्न छोटे राष्ट्रों, विभिन्न गरीब और कमजोर राष्ट्रों के मध्य हस्तक्षेप करने लगा, उनके आंतरिक मामलों के अंतर्गत, उनकी संप्रभुता अखंडता के अंतर्गत। तो उस समय गुटनिरपेक्ष आंदोलन उन कमजोर राष्ट्रों की संप्रभुता की रक्षा का सुरक्षा कवच बना और उसने एक संयुक्त आवाज के रूप में इसका मुखर विरोध किया। तो अमेरिका को कहीं ना कहीं इस रूप में कंट्रोल किया और उसकी एक ध्रुवीय जो विश्व की अवस्था है उसे सीधी चुनौती दी।
इसी प्रकार से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक महत्वपूर्ण योगदान यह भी है कि इसके कारण विभिन्न विकासशील देशों के मध्य आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक मूल्यों का पारस्परिक आदान प्रदान होता है, संस्कृति का आदान प्रदान होता है, कूटनीतिक संबंधों का आदान प्रदान होता है, आर्थिक क्रियाविधियों का आदान प्रदान होता है। ठीक है बच्चों, अब निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि अनेक प्रकार की आलोचनाओं के पश्चात भी, आलोचनाएं कैसे की जाती है कि अब नाम की कोई सार्थकता है ही नहीं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को ध्वस्त कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संपूर्ण विश्व कैसा बन गया है, अब गुट रहित बन गया है और अब एक शक्तिशाली जो देश है वही रह गया है, अमेरिका ही रह गया है, तो गुटों में संलग्न होने और विलग होने की कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से विभिन्न राष्ट्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, कूटनीतिक रूप से। इस प्रकार से इस परिवर्तनशील दौर के अंतर्गत या आकस्मिक आपदाओं वाले दौर के अंतर्गत, जैसे अभी कोविड-19 आकस्मिक आपदा थी, उस दौर के अंतर्गत विश्व समुदाय का साथ साथ होना और एक दूसरे के लिए सहयोगी होना न कभी निरर्थक था और न कभी भविष्य में निरर्थक होगा, अर्थात यह हमेशा परिणामदायक सफल कीर्तिमान है। क्या? गुटनिरपेक्षता। इस प्रकार से यह जो आंदोलन, नीति, समूह या जो संगठन है वह विश्व के विकासशील राष्ट्रों की संयुक्त आवाज है जो विश्व को एकजुट करता है, एक सूत्र में पिरोने का कार्य करता है, क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से विभिन्न देशों के संबंधों में सौहार्दपूर्णता आती है, न कि अशांति की स्थिति बनती है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन वर्तमान समय में प्रासंगिक बना हुआ है और इसका अस्तित्व बना रहना चाहिए। इसी के साथ ही बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।